पड़ेगी। वोट भी देते हैं क्या? वोट तो देते हैं सरकार कहाँ को। पे? कहाँ सर, ये सरकार ही हमारी है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है जिससे प्रधानमंत्री बनता है वो सब वोट भी देते हैं क्या? देते हैं वोट? हर जगह देते हैं। तो अब तो उस समय जो आता है वो आदमी जो कहता है कि मैं दुनिया के सर्वोच्च पंचायत भवन में बैठूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा पंचायत भवन जो है ना अपने देश का लोक अदालत है, तो उनको कहते नहीं है कि भाई तुम वोट तो लेने आता है और हमको बाद में बेवकूफ़ समझता है, यार फौजी आदमी 5 आदमी वोट देगा क्या फ़ायदा? कभी पूछते नहीं उनसे? नहीं, वो वोट की राजनीति अलग है। ये तो क्या वोट की राजनीति अलग है। कैसे वोट की राजनीति? वोट से ही तो उनको वहाँ बैठने का जगह मिलता है। वो तो हम जब वोट देंगे जब मिलेगी। लेकिन क्या है कि यहाँ क्यों नहीं आते सरकार साहब के लिए? ये पाकिस्तान है क्या जंतर मंतर? ये जो यहाँ पर आंदोलन है, मोदी जी को आने में डर लगता है क्या? कोई पुलिस पकड़ लेगा उनको क्या? उनको फौजी लोग जो है ना आजकल सेना के अधिकारी लोग जनरल से सांसद बन गए, उनको यहाँ आने में काहे डर लगता है? मंत्री और भी बन गए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो? आएंगे कब तक? जब हमारा एकता हो रही है, अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम। देखिए दुष्यंत साहब को चचा याद करा रहे हैं, आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त इतनी थी कि नहीं हिलनी चाहिए। ये कह रहे आएंगे, कब आएंगे? मेरा करण अर्जुन कब आएगा? आज उन तक पहुंचेंगी, वो जरूर आएंगे। और यही सरकार है जो दे सकती है फौजियों को। इन्होंने ही को आरोपी दिया है, इन्होंने ही फौजियों का मान सम्मान। इन विसंगतियों को ठीक करने में कितना वक्त चाहिए? ये उन तक पहुंचने में टाइम लगता है। ये तो मतलब जो एक बात है उन तक पहुंचने की। देखो भाई, इसको बोलते हैं नमक हलाली। एक शब्द है जो छोटा सा आधा काटते ही अपने आप को रिवर्स पोलराइजेशन में चला जाता है। मतलब नमक हरामी का मतलब। और ये देश की सेना है जो इतनी पीड़ा के बाद कहती हमारी सरकार आएगी, मेरा करण अर्जुन आएगा। मेरा करण अर्जुन कब आएगा? ये सवाल बना हुआ है। एक और चचा इनसे भी पूछते, भैया क्या चचा कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? पता ही नहीं है। रिटायर फौजी हैं क्या? नहीं, तो टोपी पर कुछ लिखा हुआ है? टोपी तो साथी की दे दी। अच्छा, दिया है, इन्होंने साथी ने दिया है। तो क्या लग रहा है आपको कि इनके साथ न्याय हो रहा है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं चुपचाप एकदम मूक बने? का हो नहीं रहा, होगा। कब तक होगा? बरसात के बाद। बरसात के बाद। इस बरसात के बाद हो जाएगा। तब तक बरसात पड़ने लगेगा और यहाँ पर तो ये बेचारे तो घर चले जाएंगे ना। कोई फर्क नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। ये कहीं नहीं जाएंगे, यही जमे रहेंगे। क्या भैया आपको क्या लगता है? मूछे वगैरह एकदम फौजी की तरह अभी तक भी बने हुए हैं, तो विश्वास क्या कहता है आपका? विश्वास ये कहता है कि हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। आपकी मांगे पूरी होगी? जो खास करके जो इस देश की सरकार में अभी सेना से सेवानिवृत्त हुए जनरल साहब लोग जो थे हमारे, वो आज सांसद साहब हैं गया। आज उनको पहुंचा है ना, अभी पहुंचा। डाक के माध्यम से पहुंच गया होगा ना? हाँ, हमारे माध्यम से आज तक पहुंचा, आज पहुंचेगा कंप्लीट। अच्छा, हाँ, तो सुनेंगे वो? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सरकार का काम है जनता की आवाज। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कैप्टन रामदयाल है, मैं रिटायर हूँ और जयपुर से आया हूँ। आप ये थल सेना से रिटायर हुए हैं? किस ग्रुप में थे? ग्रेनेडियर ग्रुप में। आप बोफोर्स तोप चलाते थे? तोप नहीं, हथियार चलाते, बंदूक चलाते थे। बंदूक चलाते थे। तो सरकार को अब ये बात समझना चाहिए ना कि जिन लोगों ने बंदूक जमा करके आ गए, अब उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल समझेगी सरकार, समझेगी। सरकार ने समझा है, लेकिन बीच में कुछ विसंगतियां हुई है। जो हमारे अधिकारी है उन्होंने कुछ विसंगति की, उसको उसका सुधार करना। अच्छा, सोसाइटी समझता है क्या? सोसाइटी का मतलब होता है कि समाज में कुछ सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि कॉबलर जो होते हैं, जूते सीते हैं, उनको भी सामाजिक सहयोगी माना जाता है। एक बहुत बड़ा सहयोगी है जिसे मीडिया कहते हैं और जो कि देश का चौथा स्तंभ होने का गौरव प्राप्त है। वो आपके साथ न्याय कर रहा है क्या? बिल्कुल, मीडिया घूम रहा है, मीडिया न्याय कर रहा है। आपसे पूछने आता है कभी कुछ? हाँ बिल्कुल, आप आइए ना घूम। अरे हम तो पोर्टल वाले, हम तो आपके भाई हैं। मैं तो रिटायर फौजी हूँ, मैं तो दाना बांध देता हूँ, इन नेताओं के पाद बंद कर देता हूँ, खरा होकर निकलने नहीं देता हूँ। लेकिन जो वास्तविक मीडिया, जिन्हें स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो टीवी पर दिखाए जाते हैं, जिसके लिए अखबार में नाम एक कहानी लिखा गया था और बरसों पहले लिखी गई कहानी में एक आदमी मीडिया में आने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, अपने पैर तुड़वा लेता है, अपने हाथ तुड़वा लेता है। उन मीडिया के करीब पहुँचे आप जंतर मंतर पर, वो न्याय कर रहा है क्या? उनकी तो हमारे को जानकारी नहीं है, अभी आएंगे वो। नहीं दिखने आते ना। चचा जी जरा जा देखिए, ये भी हमारी तरह मुरट्ठा बने हुए हैं, ये भी पागलों की श्रेणी में हैं, लेकिन कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो चचा वो लोग कभी नहीं आते आपके पास? नहीं,
कभी नहीं। कभी नहीं आते हैं। उनको जब बोलते हैं ना जबरदस्ती कभी आ भी जाए ना तो वो इधर से जाते हैं, बोले आगे हम तो पुटअप कर देते हैं, वो पास नहीं करते, हम क्या करें। मतलब क्या कहता है कि जो हम बड़े हाउस टीवी मीडिया हाउस में वो जो CCTV लगा रखा है, वो सेटेलाइट लगा रखा है, वो उसके थ्रू भेज देता है, वो पास ही नहीं होता है। हाँ, बोले आगे पास नहीं करते हैं वो। आप उनको नहीं कहते कि भाई चोरी चोर मरने के फोर्स का गोला दिया था तुम्हें जिधर से पास नहीं, बात ही तो कई बोला तो था, अभी इधर अच्छा लटखड़ा था उनको। पके यहाँ से चुपके। तो उसके अंदर जो पास होता है ना, वो डाटा होता है, बीट होता है, वाइट होता है, पास नहीं करते, वो पास ही नहीं होता है। तो सिग्नल वाले जिस तरह स्क्रिप्ट पास नहीं करते थे, याद है आपको? किस ग्रुप में थे आप? ग्रेनेडियर में। आप ग्रेडियर में थे। कभी सिग्नल वाले को समझते हैं वो स्क्रिप्ट पास करते थे, टेलीप्रिंटर पे पास करते थे, तो इनको वो पास करने में क्या परेशानी होता है? इनको या तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रतिबंध होगा कि भाई इनके पुटअप मत करो, अच्छा, या जैसे हमारे वाले अधिकारी उन्होंने कर रखा होगा। ये तो ऐसा तो नहीं कि कहीं इनको कुछ खिलाते पिलाते, ये भी बिके हुए हैं ना। हाँ, देखिए कितने बड़े आरोप लगा रहे हैं देश से सेवानिवृत्त हुए सैनिक, और वास्तविक ये है। मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों को कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को मीडिया का स्तंभ कहते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई मैं छोटे लोगों की बात सुन लूंगा ना तो मैं टीवी में बात करने वाले से टीविया हो जाऊंगा, जिन लोगों को लगता है कि भाई इनकी बात तो सुन लूंगा, फौजी आप जी की बात तो सुनूंगा तो मेरे गान में पाकिस्तान गोला घुसेड़ देगा, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए, समझना चाहिए। तो जाएगी नहीं। हाँ, अब हम रिटायर हैं, अब हमारा ये हमारी संवैधानिक अधिकार है कि हमें रिटायर होने के बाद हमें मिले, हमारे बच्चों को उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में वो चीज़ मिले जिसकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे, हमारे बच्चे वो कर नहीं पाए। ये सब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मीडिया भाइयों की जिम्मेदारी है कि हमारी बात को उठाए। हाँ, उठाए। ये भी है। दूसरा, अभी जैसे ये इन्होंने अग्निवीर वगैरह चलाया है, OR के लिए चलाया, अफसरों के लिए क्यों नहीं किया? जब तनख्वाह इतनी कर रहे हैं तो अफसरों का भी चलाओ, उनको भी अग्निवीर बनाओ, सही कह रहे हैं, उनको अग्निवीर बनाओ। देखिए वो क्यों बनाएंगे? उनका मालूम है क्या है? उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको क्या जोर आ रहा है? ये चक्कर है। जयपुर में मर कई हैं। आपने बहुत पुराना एक गाना सुना होगा, बोल सकता हूँ मगर बंद जुबा रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा कि सबकी खबर रखता हूँ। भाई मेरे, आज नहीं ये 70-75 में जब ये भर्ती हुए होंगे ना, मैट्रिकुलेशन, जब आपके जो ये नेताओं के खादी वाले और मीडिया वाले के बाप दादा जो है ना 5वीं तक की पढ़ाई नहीं किए होंगे, तब तो नहीं यहाँ देश को बेचने में लगे रह गए आप। लेकिन ये सरहद पर लड़के आए, आप इनकी बातों को नहीं, कितना जानकारी है इनको। तो अग्निवीर के बारे में आपको क्षोभ है कि फौजियों अफसरों के लिए नहीं हुआ। ओ यार भैया आइए, 4-5 साल में आप अग्निवीर ही करना था तो फौजियों को करना चाहिए। अभी वर्ल्ड की जो ग्लोबल कंडीशन चल रही है, उस कंडीशन में ये क्लियर कट है कि कभी भी जवानों को मरने के लिए भेजना है तो चाहिए तो सही ना। लेकिन अब जो मोदी जी मतलब का काम तो जब पिछली बार जीतना था तो फौजियों का जाकर के हमने डायरेक्ट अटैक कर दिया और हम क्या नाम फौजियों को बचा लाए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। वो अटैक जब जीते नहीं उससे पहले था, अब दोबारा क्यों नहीं अटैक किया? इस समय हालात पाकिस्तान की सबसे खराब है, क्यों नहीं कश्मीर को ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेते? इसका मुख्य कारण फौज के वजह से ही, फौज के द्वारा ही उसके ऊपर उसको तोड़ के घर में घुस। लड़ाई करने के लिए तो फौजी है, काम भी फौजी आ रही है, और इसके यूपी के अंदर दुनिया भर के माफियाओं को मारा जा रहा है और उसको आपका मीडिया सबसे ज्यादा दिखा रहा है। मार दिया ठीक है, एक क्रिमिनल था उसको मार दिया, आप मीडिया में क्या दिखाना चाह रहे हो? आप मीडिया में उसको लेकिन देश में सर्वोच्च पदक पाने वाला परमवीर चक्र विजेता को कोई नहीं दिखाता है। उसको हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप अपनी समझदारी को समझ लो, नहीं तो आप जितने भी पॉलिटिशियन है उनका नंबर आने वाला है। और ये तो मीडिया में दिखा रहे हैं एक को मार के, हम मार के दिखाएंगे भी नहीं, मार भी देंगे और दिखाएंगे भी नहीं। ये मैं छोड़ जाता हूँ तमाम लोगों को, होने वाला है, लेकिन आने वाला है। बिल्कुल इन फौजियों को ही जो आप बोल रहे थे ना, ज्यादा बोलना नहीं आता, इनको करना आता है। फौजियों को बोलना नहीं, करना आता है। जिस दिन हमने सोच लिया है अब करने की, और करना हमारा चालू है। अगर ये हमारे पास आकर के नहीं झुकेंगे तो ये सरकार भी बदलेगी और ये समय के अनुसार बहुत सी चीजें बदलेंगी। फौज के ऊपर देश में सबसे ज्यादा विश्वास है। हमारे ही बड़े भाई थे जिन्होंने अंग्रेजों को हटाया। तो अब मैं यहीं छोड़ जाता हूं। देश के तमाम मीडिया कर्मियों के लिए शायद एक सीख होगा कि आपके ही भाई, आपके ही चाचा, आपके फौजी भाई सरकार दे रही है, 1-1 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। वो पूरा सरकार की बड़ाई करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। कोई फौजी आदिवासी नहीं सुनते। फौजियों की बात तो सुनने का दूर रहा, वो तो जो उनको करोड़ रुपए देता है उनका मानते हैं। मीडिया जितना है उस मीडिया को ये क्लियर कट कहा हुआ है कि इन फौजियों की नहीं सुननी है, इनको पड़े रहने दो।
वो केवल पहलवान है, उनके लिए तो सारी मीडिया लगी हुई है, सारी मीडिया उनकी है, क्योंकि उनके उसमें MP जो है वो बीजेपी का है, तो इसलिए वहाँ सारी मीडिया है, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। आप जैसे फौजी हैं यहाँ सुनने वाले। तो अब हम आपके दर्द की गंगा इतनी बह गई है कि अब इसका बह जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको दुष्यंत साहब को सुनाया कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त इतनी थी कि नींव हिलनी चाहिए, लेकिन ये नींव क्यों नहीं हिल रही है? इतने बारे वार्तालाप का कभी अंत नहीं होने वाला है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि आप इनका अधिकार नहीं देंगे। ये वो हैं जिन्होंने चाइना को हिलाया, पाकिस्तान को हिलाया, तो हमारी सरकार क्या है जिसे हम खुद बनाते हैं, और उस सरकार को गिराने में क्या दिक्कत लगेगी भाई? हिला देंगे तो गिर जाओगे। इसलिए आओ यहाँ पर जंतर मंतर पर आओ और आकर के इनकी बातों को सुन जाओ। कोई खास बात नहीं है, वेतन विसंगति का मामला है, पद के विसंगति का मामला है, OROP में हुए विसंगति का मामला है, जिसे सिर्फ और सिर्फ टेबल पर ही सुलझाया जा सकता था। लेकिन जंतर मंतर पर आने के बाद आज जो हालात बनी है, आपके खिलाफ जो गुमार उठा है, उसका दर्द आपने सुना, पिछले आधे घंटे से सुना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं तो आपके अंदर भी गोला घुसेगा जो पाकिस्तान से चलेगा जी। और हमने 90,000 बांग्लादेश के अंदर फौजियों का सरेंडर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर था, आज तक उतना बड़ा सरेंडर कोई नहीं हुआ। वो जो सरकार करा सकते हैं, और उस समय इंदिरा गांधी हमारे जनरल को हेल्प नहीं कर रही थी, उसके बावजूद जाकर के हमने अंदर से और सरेंडर कराया। चलिए, तो हम बड़ी बात हो गई। कुछ युवा हैं, एक नेवी लिखे हुए युवा हैं, युवाओं से बात करना बहुत जरूरी है। क्या भैया जी फौज से हैं का? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सेना से हैं? हाँ, मैं नौसेना से रिटायर्ड हूँ। सेना मैम, एक तो बताओ, ये पोशाक पहन के ना सबसे ज्यादा तो जो भारतीय बनाते हैं ना हम देश का, मतलब एक छवि बनाते हैं, आपकी छवि बड़ी अच्छी है। देखिए, ये जो स्वरूप है उसे मैं भी भारत माता का स्वरूप ही कहता हूँ, क्योंकि उम्र करीब करीब 70 साल और हमारे लिए माता स्वरूप हो सकती है। लेकिन यदि वो कहते हैं कि मेरा भारतीयता का स्वरूप अच्छा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने गोरों के पद्धति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। यदि एक व्यक्ति मुरट्ठा बांधकर, धोती पहनकर बेगूसराय से दिल्ली पर आता है तो 1000 आंखें देखती है, लेकिन आपके अंदर दम नहीं है उस अंग्रेजी के चलने वाले लोगों के खिलाफ एक लफ्ज बोला। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, दिल से सलाम करते हैं आपको। लेकिन देश की सेना के लिए लोग बोलते हैं, इसके लिए बोलिए कुछ। क्या देश की सेना जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद 70 दिन से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, आज यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, एक लफ्ज आज इनसे कोई पूछता नहीं है। आज माताएं बहनों से ये हम जानना चाहते हैं कि क्या ये न्याय है उस भारत में जिस भारत के लिए देश का सैनिक लड़ता है? भाई ये तो सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा अन्याय है ना, सबसे बड़ा अन्याय सरकार की तरफ से, क्योंकि खास करके मीडिया की तरफ से। क्योंकि पुराने समय में राजा आगे होते थे और आज के समय में फौजी आगे होता है। फौजी आगे होता है। हाँ, पुराने समय में राजा आगे चलता था हाथियों में। देखिए, हो सकता है कि बहुत बड़ी नेत्री हो, बहुत बड़ी लीडर हो, क्योंकि लीडरशिप का प्रथम सिद्धांत यही कहता है कि आओ चलें। लीडरशिप का पहला सिद्धांत ये कहता है कि आओ चलें। जाओ कहने वाले कभी आज तक जीत नहीं पाए, और सेना को जाओ कहकर सरहद पर बिठाकर उनका अधिकार नहीं देने वाले सरकार कैसा होगा? ऐसा ही सरकार होगा जिसके लिए हम फिर से कहेंगे समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। जी भैया, तो आपने पूरा कीजिए। आप सेना से हैं? जी सर। नेवी से हैं? नेवी से मैं रिटायर्ड हूँ। तो बड़े जब डाकयार पे रहते होंगे, बरसों बरसों तक किसी का शकल देखने को नहीं मिलता होगा। आज यहाँ जंतर मंतर पर आ गए, दिल्ली का जंतर मंतर। हम लोग को यहाँ आने में डर लगता है। मैं बहुत दूर गांव में रहता हूँ, सुदूर देहात, यहाँ से 1300-1400 किलोमीटर दूर। तो कैसे आ गए यहाँ तक? देखिए, हम सेना में रह के डर तो हमने अपनी डिक्शनरी से हटा ही दिया है। डर के मतलब मौत के लिए, जिंदगी और मौत के लिए संवैधानिक रूप से तो हम अभी डरे हुए हैं। हम किसी कार्यालय में जाते हैं ना, प्यून को पूछते सर हम अंदर जाएं क्या? एक्सक्यूज मी सर, हमें अंदर जाने दीजिएगा क्या? ये तो हमारा अनुशासन कहता है ना। देखिए, वो व्यवस्था हमने फौज में रह के कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं देखी है। बाहर क्या होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं देखा, बट रिटायर होने के बाद में हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे जो हक हैं, हमको जो हक मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। और जो OROP सरकार ने दिया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब देखिए, जिस प्रकार एक जो जवान बॉर्डर पे लड़ता है उसको OROP में
जो MSP दिया जाता है, MSP उसको 5,400 मिलता है, जबकि एक अधिकारी जो कि ऑफिस में बैठ के जंग लड़ता है उसको 15,000 रुपये OROP दिया जाता है, MSP दिया जाता है सॉरी। और जो एक नर्स जो हॉस्पिटल में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू डिप्लॉय है उनको 10,200 दिया जाता है, और जो जवान बॉर्डर पे लड़ रहा है अपने सीने पे गोली झेल रहा है उसको 5,400 MSP मिल रहा है। तो ये भेदभाव है कि नहीं, आप ये बताइए। MSP मतलब मिलिट्री सर्विस पे, जो कि मिलिट्री की सर्विस करने पे ही मिलता है, जोखिम भत्ता जो होता है। तो जो जवान अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पे गोली झेल रहा है उसको 5,000 MSP मिल रहा है। और एक बारीकी से आपने चीज़ों को समझा। अब चीज़ों को समझने के लिए फौजी लोगों को ना इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सारे तरीके मालूम होते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा देश के संविधान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आधार ही कहता है कि यहाँ लोक का तंत्र है, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र है। ऐसा तंत्र है जिसके हजारों नहीं लाखों के भीड़ को, अनपढ़ जाहिल किस्म के भीड़ को भी ना एक नेता नेतृत्व कर सिंहासन तक पहुँच जाता है। और एक ऐसे सैनिक जो अपनी तमाम खामियों को इतनी बारीकी से समझा सकता है, जो वेल एजुकेटेड है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने 12वीं के बाद इस सेना के पद्धति को चुना है। और ऐसे ही ऑफिसर भी आते हैं, 12वीं करके ही आते हैं। लेकिन भेदभाव फिर गोली पूछ के तो नहीं आता है ना कि किसके लिए जाऊं। गोली पूछ के नहीं आता है कि भाई जवान को लग रहा है कि अधिकारी को लग रहा है। गोली सबके लिए बराबर होता है साहब, गोली किसी की भाषा नहीं समझती है। बट सेना में हमारे साथ भेदभाव होता है। चलो ठीक है, ओहदे के रैंक पे आपने रैंक के अनुसार उनको बेसिक पे ज़्यादा दे दिया और अलाउंसेस ज़्यादा दे दिए, बट मिलिट्री सर्विस पे जो है, जो मिलिट्री की सर्विस करने की जो पे मिलती है वो सबके लिए समान होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो में आपको यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन जब तक अब ये उठेगा नहीं तब तक हमारे चैनलों पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। भेदभाव का तरीका यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि तिरंगे के नीचे ही एक महाधरना चल रहा है, जिस धरना में देश के तमाम विपक्षी नेता यहाँ आकर के शिरकत कर रहे हैं। उन नेताओं में किसी नेता का भी शकल, इधर की तरफ शकल भी, मतलब कहते हैं ना कि झांक कर एक बार देख लेना, वो भी नहीं देखा जाता है। तिरंगा यहाँ भी है, तिरंगे के नीचे शहीद होने वाले लोग यहाँ हैं, जिन्होंने तिरंगे को अपना सर्वोच्च मान लिया है, क्योंकि आखिरी वक्त तक इन्हीं के लिए तिरंगा लागू है कि किसी भी आर्म हो, कम से कम राष्ट्र का तिरंगा तो इनके लिए बनता ही बनता है। लेकिन जो लोग तिरंगे के नाम पर कारोबार करते हैं उनके लिए अब कह देते हैं, हम देखिए भीड़ देखिए और मीडिया का चटुकारता देख लीजिए कि किस तरह दुम दबा के भागते जा रहे हैं। इनके भागते हुए स्वरूपों को देखकर समझ लीजिए, और कह जाते हैं इस देश की सेना को आज़ादी मिलेगा। अंत में हम इतना ही कहेंगे, वो पथकिया पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और फौजी लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि उनके लिए जब तक धारा प्रतिकूल ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता है। यही वजह होता है कि देखते ही रहते हैं हम, केकरा केकरा ढाई लेते हैं और कितना लड़ते हैं। लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लड़ते रहेंगे और लड़कर अपना अधिकार पाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।